साल 1280 पश्चिमी अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। आज इस बच्चे की किलकारियां कल उस राजा के आवाज में बदलने वाली थी जो बड़ा होकर इस धरती का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर कि आज के टॉप बिलियनर्स जिसकी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी के अमीर लोगों की अगर सारी वेल्थ और जायदाद एक साथ जोड़ भी दे तो भी इसके रहीसी के पास ना आ पाए। इस बच्चे का नाम और कोई नहीं बल्कि मनसा मूसा था। माली में मनसा इस शब्द का अर्थ होता है सुल्तान यानी कि बादशाह, और ये बच्चा मूसा माली का मनसा बनने वाला था, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि मूसा माली के शाही घराने का असली वंशज था, यानी माली के बादशाह फगा ले का बेटा, और इसी वजह से वही शाही गद्दी का असली हकदार होने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक और एक थियरी भी आती है कि मूसा असल में माली के 9वें सुल्तान अबू बकरी कीता का एक भरोसेमंद मंत्री था और इसीलिए उसे राजगद्दी दी गई थी। अब सच क्या है ये तो आज तक सर्टेनिटी से कोई नहीं कह सकता। सो चलो सीधा मूसा के मनसा बनने के सफर पे आ जाते हैं। अब हुआ ये था कि 1312 में बादशाह अबू बकरी के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मेरे इस विशाल राज्य को और बढ़ाया जाए। और फिर क्या था, उन्होंने इस बात पर अमल करते 200 सैनिकों से भरी और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर के छोर का पता लगाने भेज दिया, ताकि उस पार अगर कुछ हो तो उसके लोग उस जमीन पर भी कब्जा करके अपने साम्राज्य को और बढ़ा सकते। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन कश्तियों को वहां पर जाकर काफी वक्त गुजर गया था और ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। 300 कश्तियां वहां पर गई थी और एक लौटकर वापस नहीं आया था। बट एक दिन अचानक से एक कश्ती उन्हें वापस से लौटते हुए दिखाई देती। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और उसके वापस लौट आने के बाद जब उसके कप्तान से पूछा गया कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उनके लफ्ज से बस एक ही चीज निकली, एक भयानक समुद्री चक्र। उस चक्र ने उनकी सारी कश्तियों को, उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को और सारे खाने पीनों को अपने अंदर एक दानव के जैसे समेट लिया और वो अकेले इकलौते जैसे तैसे भी करके बचते बचाते वहां से भाग निकले। अब ये सुनते ही सुल्तान अबू बहुत ही निराश हुए कि वो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाए, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। बट फिर भी इस हादसे के बाद भी वो अपने निर्णय पर बिल्कुल अटल थे कि समुद्र के उस पार उन्हें जाकर कब्जा करना ही करना है किसी भी हालत में, और इसीलिए इस बार उन्होंने खुद उसके पार जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी थी पूरे माली के शासन को संभालने की, और वो भी एक राजा के अधिकारों के साथ। और बस फिर इसके बाद ही वो वहां से 3000 जहाजों के साथ निकल पड़े अटलांटिक की छोर की ओर। और उसके बाद वक्त बीता, साल बीते और सदियां बीत गई, पर अबू कभी वापस लौट कर नहीं आए। हर किसी ने एक पॉइंट के बाद उनके आने की आशाएं छोड़ दी, बट क्वाइट सरप्राइजिंगली उनके ना आने से माली शासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट माली शासन अबू के समय तक तो अच्छा था ही, बट मूसा के आने के बाद ये अलग ही बुलंदियों को छूने लगा। एंड ऑफ कोर्स ये मूसा का कोई तुक्का उक्का नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी स्ट्रैटेजीज का नतीजा था। गद्दी पर आते ही मूसा ने सबसे पहले तो ये सोचा कि कैसे राज्य की आय यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, और उस वक्त इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल था। 2 सबसे अहम चीजें, सोना और नमक को अपने अंदर कर लो और फिर उन्हें बेचकर पैसे आते रहेंगे। और ये करने के लिए उसने ऐसे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जिनके पास सोने और नमक की खदानें थी, जैसे कि बुम्बुक गोल्ड माइन जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है, और इसके साथ ही इज्जिल, औलिल और तगाजा जहां से नमक निकलता है। अब जाहिर सी बात है, मिनरल्स का मिलना इज इक्वल टू पैसा, और अगर राज्य में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली राज्य के शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, और शाही खजाने में बढ़ोतरी से राज्य और राजा ये दोनों भी अमीर हो जाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। और ऐसा हुआ भी। इन सारे आक्रमणों के बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि पूर्व से पश्चिम तक माली की सीमाएं अटलांटिक तट से नाइजर नदी तक और बढ़ी, और उत्तर से दक्षिण तक यही सीमाएं सब सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक बढ़ गई। अब वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं उस वक्त की, तो तब ऐसे अमीर बनना शायद सही भी था, क्योंकि उस वक्त सभी राजा महाराजाओं की आइडियोलॉजी भी वैसी चलती थी। लेकिन आज इन 21st सेंचुरी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के मॉडर्नाइजेशन के चलते काफी सारी चीजें सिविलाइज्ड हो चुकी है। आज के दौर पे आपको अमीर बनने के लिए आपको कैपिटलिस्टिक किंग बनना पड़ेगा बेसिकली, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल करो जो उनके जिंदगी में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लाइक ओला, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ऑफरिंग सैटिस्फैक्टरी राइड्स इन अफोर्डेबल प्राइस। जोमैटो, डिलीवरिंग फूड्स फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स विद डिस्काउंट एंड फास्ट डिलीवरी। एंड नॉट ओनली दिस, आपको अपने कस्टमर का माइंडसेट भी समझना पड़ेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इस बुक की सारी नॉलेज आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगी कुको एफएम ऐप पर।
कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप ऐसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें सुनने मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी में अवेलेबल है। आपके पास दिन में समय नहीं होता, कोई बात नहीं, कुकू एफएम पर आपको बुक समरीज भी मिलेंगे जहां पर उनके पास 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है। यानी कि सिंपली पुट, आप जब चाहो, जहां चाहो, जो बुक चाहो आराम से सुन सकते हो और नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे गेट सेट 50 या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 199 रुपीज में आपको इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और इसी के साथ ही आता है एक और एक इंटरेस्टिंग ऑफर। अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को यह ऐप रेफर करोगे तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी करो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डाउनलोड कुकू एफएम एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। मनसा मूसा को अपने राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक और एक चीज मदद कर रही थी, उसका धर्म इस्लाम। राजा की ज्यादातर जनता इस्लामिक थी और इसीलिए उन्हें मूसा के राज से कोई आपत्ति नहीं। पर मूसा के राज्य में कुछ ऐसे भी काबिले थे जो इस्लाम में नहीं मानते थे, और उन्हीं काबिले में से एक था बाम्बुक माइनर्स का। उन्होंने मनसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उन्हें उनका धर्म खतरे में लगने लग रहा था। लेकिन मनसा की इतनी विशाल सेना के सामने वो थोड़ी ना टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मनसा मूसा ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह पर काबू पा लिया, पर मूसा ने उन्हें मारा नहीं। उसने झट से ये बात समझ ली कि अगर उसे शासन बनाए रखना है तो उसे बाकी के धर्मों को भी साथ लेकर चलना होगा, और इसीलिए माली साम्राज्य का स्टेट रिलीजन तो इस्लामी था, पर कुरान के कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। इसे आसान शब्दों में समझे तो माली राज्य इस्लामिक होने के बाद भी वहां पर सारे धर्मों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की छूट देता था, यानी कि उसके राज्य के सभी लोग उसके साथ थे। बट सिर्फ उसके राज्य के ही नहीं, बल्कि आसपास के नेबरिंग राज्य के भी, क्योंकि उस वक्त सारे इस्लामिक राज्य एक दूसरे को अपना एलाय मानते थे। अब माली के आसपास तब भी और आज भी इस्लामिक कंट्रीज ही है, और इसीलिए माली साम्राज्य को दूसरे राज्यों से हमले की कभी चिंता भी नहीं रही। और इसीलिए किसी भी राज्य पर भारी हमले कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पूरा ध्यान दे पाएगा। और मनसा मूसा ने भी कुछ यही किया। उसने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ दो ही चीजों की मदद से। पहला टैक्स लगाकर और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य की रहीजी और इतना बड़ा व्यापार सिर्फ 3 मुख्य चीजों की वजह से था: सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। सोने की कीमत और मांग माली में तब भी और आज भी सेम ही है। इनफैक्ट आज माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, और माली उस समय में भी यूरोप और मिडिल ईस्ट से ज्यादा सोना बना रहा था। पर इससे यह मत समझ लेना कि इसीलिए मूसा इतना अमीर था, ऐसा बिल्कुल मत समझना। माली में मौजूद कोई भी सोने की खदान मूसा या फिर माली शासन की कभी थी ही नहीं। तो फिर सवाल आता है कि मनसा मूसा को इनसे फायदा कैसे मिलता था? वेल, वो इसलिए क्योंकि उसने खदान से निकले सोने पर टैक्स लगा कर रखा था। उतना टैक्स कि ऐसा कहा जाता है पूरा माली साम्राज्य सिर्फ टैक्स के बल पर ही चलता था, और इसीलिए मूसा को कभी भी इन खदानों को अपने काबू में लाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इनफैक्ट मूसा ने तो इन खदानों की लोकेशंस को भी दुनिया की नजरों से सीक्रेट रखा था। माइनर कम्युनिटीज अपना सोना सूडान के मिडिलमैन को जरूरत की चीजों के बदले बेचते, और ये सूडानी जरूरत की चीजों को बाहर के ट्रेडर से खरीदते, और इस तरह से किसी बाहर वालों को इन माइंस का पता ही नहीं चलता। लेकिन दूसरी ओर नमक की खदानों और कोला फल भी माली की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। अब ये नमक कोई खास नमक नहीं था, ये वही रोजमर्रा के खाने में डालने वाला नमक है, पर सिर्फ खाने में नहीं, सहारा जैसे रेगिस्तान में खाने की चीजों को खराब होने से बचाने में भी ये बहुत ही काम आता था। और इसीलिए उस वक्त नमक की कीमत भी सोने से कम नहीं थी। और कोला एक ऐसा फल है जो रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता है, और इसी वजह से इन दोनों चीजों का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ चढ़ रहा था। अब सिंपल सी बात है, जिन चीजों की काफी ज्यादा डिमांड होगी उन पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और ऐसा था भी। इन चीजों की ट्रेड पर मूसा ने हेवी टैक्स लगाया हुआ था, और बस इसी के दम पर मनसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था कि आज किसी जानकार से पूछा जाए कि उसकी वेल्थ कितनी होगी तो उसका बस एक ही जवाब होगा: इनकैलकुलेबल। वेल, इस इनकैलकुलेबल वेल्थ का नजारा मनसा मूसा के 9600 किलोमीटर्स की हज यात्रा के दौरान देखने मिला। बाकी मुसलमानों की तरह मनसा मूसा भी अपनी हज यात्रा पूरी करने साल 1324 में निकल पड़ा, पर इस यात्रा पर वो अकेले नहीं था। उसके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला था, इतना बड़ा कि उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वेल, गेस करना चाहोगे? क्या लगता है आपको कितने लोग साथ होंगे? 5000,
10,000? वेल 60,000 लोगों का काफिला साथ निकला था, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम ही थे जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाना। इसके अलावा 8 ऊंट जिनके पीठ पर सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे हुए थे। और ये सब क्यों? वेल ये सारा सोना सिर्फ ज़कात यानी कि चैरिटी के लिए था। दैट्स राइट, करीबन 20,000 किलो सोना बस बांटने के लिए था। सो जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ता वो सोना उन जगहों पर सामने आए जरूरतमंदों के बीच बांटते जाता। इसके अलावा जहां भी उसका काफिला शुक्रवार को रुकता उन जगहों पर उसने मस्जिदें बनवाई। इनफैक्ट सफर के दौरान मूसा की दूसरी बीवी को एक जगह पर रेगिस्तानी धूल से थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो उसने उस जगह पर तुरंत ही एक इरिगेशन सिस्टम बनवा लिया। मूसा ने कायरो, मक्का और मदीना हर जगह पर 20-20 हजार सोने की ईंटें बांट दी। अब माइंड यू, आज तक बहुत सारे राजाओं ने दान दिए हैं, लेकिन इसने कितना बड़ा दान दिया था ये बात आप इस फैक्ट से जान ही सकते हो कि उसके ज़कात की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। इतना बड़ा इन्फ्लेशन कि सोने का भाव एक ही झटके में गिर गया। इंसानी इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी एक इंसान के दान के वजह से किसी रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो। पर फिर उसके आगे सोने का भाव क्या हुआ इसका पता इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन इतनी दानवीर हरकतों के बाद भी माली साम्राज्य ज्यादा देर तक शिखर पर टिका नहीं। मूसा के मौत के बाद ही उसके सारे मंत्रियों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया और राज्य को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दिया। और वो राज्य जिस पर मूसा ने कब्जा किया था वो सारे राज्य अपने विल से माली से अलग हो गए और इसी के साथ ही माली साम्राज्य का अंत हो गया। अब अगर देखा जाए ना तो माली साम्राज्य का राजा अच्छा, वहां के लोग खुश, राज्य का शाही खजाना भरा हुआ, किसी दूसरे राज्य का माली पर हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी वजह से माली साम्राज्य दुनिया में इतना अमीर हो पाया। वेल, अब आप मुझे बताओ इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है और हमारा देश इंडिया हिस्ट्री के इस एपिसोड से क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।